हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ और साथ साथ पढ़ेंगे डिफरेंट एटम्स के मॉडल को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया था लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। तो जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया तो क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गए और हमको मिल गया हाइड्रोजन एटम गैसियस फॉर्म में। फिर एनर्जी सफिशिएंट था तो जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि वो आयनाइज हो गया और H+ गैस मिला। ये आपको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। हमने ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का रोल होता है प्रेशर को कम करने के लिए। प्रेशर इसलिए कम करना जरूरी होता है क्योंकि अगर प्रेशर हाई रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिलीज होता है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करेगा, वो गैसियस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाएगा। यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज है, यहाँ से एनर्जी चाहिए, यही एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मिलता है जिससे वो एटम फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और जो हाइड्रोजन एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो और ये लेफ्ट साइड कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। राइट साइड एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और एनोड के पीछे है आपको परफोरेट फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है। फॉस्फोरेसेंट यानी कि या फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिंक सल्फाइड कोटिंग का। और जो एनोड है वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें छोटा छोटा छेद होता है, जिससे होता क्या है आपको देखा गया है क्या एक्सपेरिमेंट में कि कैथोड रेज ट्रेवल करते हैं और वो एनोड के पीछे साइड स्ट्राइक करते हैं। तो जो पीछे जिंक सल्फाइड कोटिंग है तो जब उस पे कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करेगा। तो जिससे पता चलता है हमको एक्सपेरिमेंट में कोई पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है और लगता है कि ये पार्टिकल आपको कैथोड की तरफ से आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ आता है जिससे ये पता चलता है हमको कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये आपको एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दिया है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, शायद 9th में पढ़े हमने आप लोग। ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार देखा गया है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है या स्कूल डिजाइन पूछ देता है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो जब हमको कैथोड रेज मिल गया तो कुछ कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। तो कैथोड रेज ऑरिजिनेट करता है कैथोड से और ट्रेवल करता है टुवर्ड्स एनोड। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अच्छा, और कैथोड रेज को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए एनोड के परफोरेटेड एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का कोटिंग होता है, वो फ्लोरेसेंट मटेरियल है और जैसे ही कैथोड रेज जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करेगा। हाँ, अगर डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हाँ, लेकिन अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रख देंगे तो कैथोड रेज का बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता भी होना चाहिए, आपको बता भी चुके हैं हम, जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम होता है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से आए, चाहे पोटेशियम से आए, चाहे हाइड्रोजन गैस से आए, चाहे हीलियम से आए, उससे उसको मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है वो गैस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो प्रॉपर्टी सेम होगा। और जो इलेक्ट्रोड है उसके मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है और फंडामेंटल पार्टिकल का प्रॉपर्टी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने उसी एक्सपेरिमेंट से, लेकिन थोड़ा सा सेटअप को चेंज कर दिया था। देखिए इन्होंने क्या किया था, उधर आप पढ़े थे लास्ट एक्सपेरिमेंट में कि जो एनोड परफोरेटेड था, यहाँ पे क्या होगा, कैथोड परफोरेटेड होगा।
सेटअप बिल्कुल सेम है, वोल्टेज हाई है, वोल्टेज हाई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा हाइड्रोजन गैस को, वो हाइड्रोजन एटम में ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मिलेगा H प्लस गैस। अच्छा, वैक्यूम पंप इसलिए लेते हैं ताकि प्रेशर लो हो, क्योंकि अगर प्रेशर लो नहीं होगा तो जो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या जो रेज हैं वो स्ट्राइक कर जाएंगे और इसके चलते वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैथोड परफोरेटेड है और उसके पीछे फ्लोरेसेंट कोटिंग है जिंक सल्फाइड का, और यहाँ पर कैथोड परफोरेटेड है और कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज है। तो जो H प्लस गैस है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और H प्लस गैस बना, तो H प्लस गैस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा और परफोरेटेड यानी कि छोटा सा होल है तो उसको क्रॉस करके पीछे स्ट्राइक करेगा। तो जैसे ही पीछे स्ट्राइक करेगा तो जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करने से ग्लो होगा, जिससे हमको पता चलेगा कि एनोड की तरफ से कोई पार्टिकल है वो इधर आ रहा है, इसलिए इसको एनोड रेस कहते हैं, या दूसरा नाम होता है कैनल रेस। देख सकते हैं आप एनोड रेस, ये है स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पॉजिटिव आयंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, या इसको कैनल रेज भी कहते हैं। हाँ, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैनल रेज है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेंगे। आप बोलिए कैसे, तो आप देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मिलेगा हमको H प्लस गैस, लेकिन अगर हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमको मिलेगा He प्लस गैस। तो H प्लस गैस और He प्लस गैस का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का मास होता है 4 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो ध्यान रखिएगा, गैस के पॉजिटिवली आयन का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता। वहां पे जो पीछे कैथोड रेस था वहां पे हम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज गैस एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो उनका प्रॉपर्टी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, एनोड रेस होता है स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन अगर हाइड्रोजन गैस से बने या हीलियम गैस से बने, दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, क्योंकि H प्लस गैस आप हाइड्रोजन सोच लीजिए, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम सोच लीजिए, तो एक प्रोटॉन है, इनकी मास 1 यूनिट है, और हीलियम का मास क्या होता है 4 यूनिट, तो मास अलग अलग है, इसलिए प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। वही चीज दे रहा है आप सेकंड प्रॉपर्टी कि चार्ज इज टू मास रेशियो। चार्ज तो 1 यूनिट है दोनों में, चाहे H प्लस गैस लो चाहे हीलियम गैस लो, चार्ज 1 यूनिट है, लेकिन H प्लस गैस का मास होता है 1 यूनिट, लेकिन हीलियम प्लस गैस का मास होता है 4 यूनिट। तो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। यही डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैथोड रेज और कैनल रेज। फिर है कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर हमने गैस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इंटू फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज गैस है उस पर जो चार्ज होगा वो डिपेंड करता है एक तरह से कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव किए, और जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना ही मल्टीपल टाइम्स होगा चार्ज फंडामेंटल यूनिट का। हाँ, और एक और चीज आपको पता है, एनोड रे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि जो एनोड रे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और कैथोड रे नेगेटिव चार्ज था इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में। इसमें हुआ क्या था, उन्होंने बेरिलियम का सीड था जिसपे उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करवाया, तो देखा गया कि कार्बन एटम मिला और उसी के साथ एक सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, और देखा गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के लगभग सेम है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ना ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है ना ही वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसका मतलब हो गया न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, ये मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है।
ये एक्सपेरिमेंट देखिए कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मिलिकन जो साइंटिस्ट ने उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज मेजर किया था और देखा गया था कि बार बार जो ऑयल ड्रॉपलेट जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे। जब भी उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज मेजर किया तो देखा गया जो ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इक्वल टू होता है NE, N यहाँ पे कोई इंटीजर है और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है, पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही चीज दिया है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसी तरह से ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन ने भी एक और एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे उन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन है उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जिससे इलेक्ट्रॉन के पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो डिफ्लेक्शन है उसके मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट किया था। इसे सुन लीजिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, जिससे इलेक्ट्रॉन के पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ और डिफ्लेक्शन को मेजर करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास रेशियो को कैलकुलेट किया। ये रेशियो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। तो जब हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो मिल गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मिल चुका है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन का मास मिल जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, अगर आप ये रेशियो नहीं भी याद रखें तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, रेशियो लीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के मॉडल। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अनुसार एटम का डिफरेंट मॉडल लिया। इस चैप्टर में हमको मॉडल ऑफ एटम पढ़ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो ये सब डायरेक्टली हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की जरूरत है ही नहीं। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें एटम का रेडियस माना था 10⁻⁻10 मीटर, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि atom possesses a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed। मतलब जो एटम है एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन है वो एटम में इम्बेडेड है डिफरेंट जगह पे। जैसे वाटरमेलन आप लोग देखे होंगे, वाटरमेलन, उसमें जो वाटरमेलन में सब जगह पे प्रोटॉन है, और जो वाटरमेलन के सीड्स है उसको आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। ये आपको एक तरह से फिगर डायग्राम हो गया। ये आपको जो पूरा स्फीयर है वो प्रोटॉन का है, और जो नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये मॉडल एक तरह से इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला उन्होंने ये माना था कि जो मास ऑफ एटम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हमको पता है ऐसा नहीं है। हमको पता है एटम का मास सिर्फ न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस एटम के काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब जो पहला उनका पोस्टुलेट था एक तरह से गलत था। उन्होंने ये अज्यूम किया था कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन हमको पता है मास ऑफ एटम न्यूक्लियस पे है। दूसरा, उन्होंने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। दूसरा मॉडल वो काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही इसमें भी काफी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जो आपको अभी का करेंट मॉडल है वो बहुत सारे रिजल्ट रदरफोर्ड मॉडल से भी लिया गया है। तो ये मॉडल टोटली फेल नहीं है, इसके कुछ कुछ रिजल्ट्स को हम अभी भी यूज करते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल में क्या था। रदरफोर्ड मॉडल में लेड ब्लॉक लिया गया, और लेड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया था। पोलोनियम ले सकते हो, यूरेनियम ले सकते हो, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले सकते हो। फिर लिया गया था लेड प्लेट, और यहाँ पे है आपको एक गोल्ड फॉइल लिया गया था, और गोल्ड फॉइल को सराउंड कर दिया गया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। लेड प्लेट इसलिए लिया गया था
ताकि जो यहाँ से आपको अल्फा पार्टिकल निकले बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया था क्योंकि गोल्ड आपको पता है गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। हमको यहाँ पे थिन शीट्स चाहिए थे जिससे कि अल्फा रेज डायरेक्ट आराम से ट्रेवल कर सके। अगर हम थिक लेते हैं तो अल्फा रेज जो है वो फॉइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। और आपको पता होगा 8th में पढ़े थे 10th में पढ़े थे गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, इसलिए हमको थिन शीट्स चाहिए था तो गोल्ड लिए। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा रेज निकला जो कि लेड प्लेट्स के बीच जो छोटा सा जगह है उससे क्रॉस किया और गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते गया। और जब यहाँ पे जिंक सल्फाइड से बना हुआ है, जब जब अल्फा रेज जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक करेगा वहां पे ग्लो करेगा और हम उसको रिकॉर्ड करते थे। ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड मॉडल से ही न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, इसलिए ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, तो उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मतलब गोल्ड फॉइल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए। दूसरा, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल है उनके पाथ में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है। और थर्ड है वेरी फ्यू यानी कि 1 in 20,000 were deflected by nearly 180 डिग्री। ये डिफ्लेक्शन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो अल्फा रेज है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से कोलाइड कर गया और न्यूक्लियस काफी डेंस होता है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल का पाथ कंप्लीटली रिबाउंड कर गया। जैसे कि अगर आप बॉल है उसको दीवार पे अगर आप मारेंगे तो डायरेक्ट आपकी तरफ आ जाएगा, उसी तरह से जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डायरेक्टली कोलाइड करेगा तो अल्फा पार्टिकल आपकी तरफ आ जाएगा, जिससे ये भी पता चला था कि जो न्यूक्लियस काफी डेंस होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट कंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ ये ऑब्जर्वेशन, हम उनको पढ़ेंगे। पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चला गया, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है अनडिफ्लेक्ट चला गया। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल में के पाथ में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जब एटम से गुजरा तो पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब एटम में एक पर्टिकुलर जगह पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड। यही बताया था आपको, थॉमसन के मॉडल में एरर था। थॉमसन ये अज्यूम किया था कि प्रोटॉन जो है एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमको पता है ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द पॉजिटिव चार्ज वाज to be concentrated in very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particle। ध्यान रखिएगा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक चीज आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते रहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा पार्टिकल हमको मिलता है वो हीलियम एटम से मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, और जब हीलियम एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ध्यान रखिएगा, हीलियम एटम है उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और जब हीलियम एटम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मिला हमको, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से एटॉमिक नंबर मास नंबर तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हीलियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, यही अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम एटम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज्ड हीलियम एटम है, और ध्यान रखिएगा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और जब हीलियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, जिसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियाई है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जेई एडवांस में, जेई मेंस में, नीट एग्जाम में कई जगह आ चुका है कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में है क्या। तो बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि टिक कर देते हैं अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम है, जो कि ये गलत है। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम नहीं है। अल्फा पार्टिकल हमको तब मिलता है जब हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है या डबली चार्ज हीलियम एटम है, वो केवल नॉर्मल हीलियम एटम नहीं होता। अच्छा, और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा रिजल्ट था, ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू, यानी कि 1 in 20,000 रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोलाइड करेगा तो बिल्कुल रिबाउंड कर जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस काफी डेंस है और न्यूक्लियस एटम का काफी छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो कि दिया भी हुआ है। कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट volume occupied by nucleus is negligibly small as compared to the total volume of atom, और रेडियस ऑफ एटम होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो हीलियम का जो एटम है उसका रेडियस होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन किसी भी एटम को यूज कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसका साइज होता है 10 का पावर माइनस 50 मीटर। फिर से बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा। एटम का साइज होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 का पावर माइनस 15 मीटर। फिर एक और कंक्लूजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट के न्यूक्लियन, क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन्स आपको पता है, न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल टू है क्यूब रूट ऑफ ए। व्हाट इज ए? यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, ये है मास नंबर। जब प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा आर नॉट, और जो आर नॉट है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा इसको। आर नॉट का वैल्यू है 1.33 इंटू 10 का पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ये याद रखिए, ज्यादा अच्छा है, ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। जो क्यूबिक रूट है पावर किसके? मास नंबर के। मतलब मास नंबर जितना ज्यादा एटम का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई भी उतना ही ज्यादा। अच्छा, आपको ये पता है कि जो एटम और न्यूक्लियस क्या शेप होता है? स्फेरिकल होता है। और आपको ये पता है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम को लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। तो रेशियो ले लो, वैल्यू पुट कर दो आप। वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखिएगा -8 और -13 है, इसका मतलब हम लोग वैल्यू लिए सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 का पावर माइनस 10 मीटर कितना हो जाएगा? 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, और 10 का पावर -15 क्या हो जाएगा? 10 का पावर -13 सेंटीमीटर। आप रेशियो ले लोगे तो 10 का पावर 15 आ जाएगा वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 का पावर 15 टाइम्स। आप देख सकते हो कि जो एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा है। इस न्यूक्लियस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था रदरफोर्ड का, इसलिए आपको पहले ही बताए थे कि जो न्यूक्लियस है उसके डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को। अब पोस्टुलेट है वही एनसीईआरटी से डायरेक्ट हम उठा के बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में जो बेस बुक आपका एनसीईआरटी होता है। आप जेई मेंस देखें चाहे जेई एडवांस देखें, अगर हम जेई मेंस का बात करें तो आपको 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे, और जेई एडवांस का बात करें तो एटलीस्ट 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। तो केमिस्ट्री का बेस बुक एनसीईआरटी है, उसको जरूर पढ़िएगा। 2-3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट देख लेते हैं कि the positive charge and most of the mass of the atom are densely concentrated in extremely small region। आपको पता है उस स्मॉल रीजन क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में ही पूरा एटम का मास होता है। दूसरा आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और आपको पता होगा रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया था कि जो हम एटम का मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह होता है। सोलर सिस्टम आपको पता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से एटम में भी जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। और ये भी पता होगा, ये तो बेसिक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज।
बताया था आपको पहले भी कि रदरफोर्ड मॉडल में भी ड्रॉबैक है, वो आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में, फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। फिजिक्स का एक थ्योरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, जिसके अराउंड जब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है तो वो एनर्जी लूज करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता भी होना चाहिए, या फिजिक्स में आप आगे पढ़िएगा भी, ये सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, जिसके चलते वो न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। और उसका कैलकुलेशन भी बताया था कि जो कैलकुलेशन वो कितने टाइम में मर्ज करेगा, वो 10⁻⁸ सेकेंड्स में। देखिए एनसीईआरटी में दिया है, अब अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁸ सेकेंड्स में न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा, अगर वो रदरफोर्ड मॉडल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में एनर्जी लूज करेगा। तो एनर्जी लूज करेगा तो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, और वो न्यूक्लियस के साथ 10⁻⁸ सेकेंड में मर्ज कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मर्ज कर जाएगा तो एटम क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। मतलब रदरफोर्ड है तो एटम के स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और वही दिखाया यहाँ पर पूरा डायग्राम स्पाइरल पाथ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है। और दूसरा ड्रॉबैक था कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में, बोर में मॉडल बताया गया था कि हर एक ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन है। के एल एम एन सेल भी आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में। तो ये सब आपको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो अटैच्ड वर्कशीट होगा इस थ्योरी के साथ, लेक्चर के साथ, वो आप उसको कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास का और इस चैप्टर का इतना सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बोर मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल को डिस्कवर करेंगे, और क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से बोर मॉडल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़े लोग रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्कूल एग्जाम या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। तो इन टॉपिक्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए। थैंक यू।